रामलाल आनंद कॉलेज की एक विशिष्ट पहचान है, यह केंद्र है मूल्यों का, संस्कारों का, सामाजिक सरोकार का और उत्तरदायित्व निभाने का। मैं मानता हूं कि संस्थाएं जो हैं वो भवनों से नहीं बनती। भवन आवश्यक है, जगह भी आवश्यक है, ग्राउंड्स भी आवश्यक हैं, बड़े साइज के क्लासरूम्स भी आवश्यक हैं, सब आवश्यक है। लेकिन संस्थाएं बनती हैं, संस्थाएं महान बनती हैं विचारों से, संस्कारों से। अच्छे विद्यार्थियों को और अच्छा बनाने में और एक जिम्मेदार नागरिक बनाने का जो काम करती हैं, ये संस्थानों का दायित्व होता है और रामलाल आनंद इसमें बहुत अच्छा करता है। ये जो विचार है इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। एनसीसी एनएसएस ने भी इसको गौरव दिलाने का काम किया। तो अभी संजय ने बताया कि ग्रीन कैंपस, क्लीन कैंपस की ड्राइव चलाई, और ये तो आवश्यकता है ही कि ग्रीन कैंपस, क्लीन कैंपस दिल्ली वालों से ज़्यादा कौन जानता है। अपना पूरा एनवायरनमेंट खराब किए बैठे हैं। हम जिम्मेदार नहीं है इसके लिए, पर थोड़े तो होंगे ना कहीं। सारा का सारी जिम्मेदारी सरकारों को सौंपना और सोचना कि ये जो करेंगे वही ठीक है, ये भी एक सोचने की बात है। लेकिन हम सब कहीं ना कहीं उससे परेशान भी हैं। तो इस तरह की ड्राइव यदि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में चलेगी तो जो सामान्य नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं दिल्ली के, उनको भी कहीं ना कहीं उससे समझने की ज़रूरत होगी कि किस तरीके से हम अपनी दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय का मान बढ़ाने का काम करता है रामलाल आनंद कॉलेज। इसके लिए रामलाल आनंद कॉलेज का बहुत बहुत अभिनंदन। एक और बात के लिए अभिनंदन कि रामलाल आनंद कॉलेज ने तय किया कि इनके यहाँ भी वंदे मातरम के 150 वर्ष कार्यक्रम मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम की जो भूमिका है वो रखी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब उन्होंने 7 नवंबर 2025 को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर इसको 1 वर्ष तक स्मरणोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि शिक्षा के संस्थानों में इसको मनाया जाए, देश में मनाया जाए, सामाजिक कार्यक्रमों में मनाया जाए। क्यों मनाया जाए? कि आने वाली पीढ़ी को पता तो चले, वरना कई बार अनजान सी पीढ़ी चली जाती है, जैसे हमारी चली गई होगी। देश की आजादी को हमने बहुत सहज मान लिया कि ये तो सहजता से आ गई, पर ये सहजता से आई नहीं, लंबा संघर्ष चला। तो इसी कारण से वंदे मातरम क्या है, इसकी क्या ताकत है, ये देश के बच्चों को जानना चाहिए। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम लिया और 150 वर्ष का हुआ वंदे मातरम। तो 150 वर्ष जो थे ये पीछे के गए कैसे? ये राष्ट्रीय चेतना के वर्ष थे, भारत को अंधेरे से उजाले में आने के वर्ष थे। कितना लंबा समय अंधेरे का गया, गुलामी का कालखंड गया। बदलते भारत के वर्ष हैं 150 वर्ष। आज भारत शक्तिशाली बनकर उभरा है। भारत की ताकत हम रोज महसूस करते हैं, और हम में से जितने बैठे हैं, बहुत सारे लोग जो मेरी जनरेशन के हैं, उन्होंने भारत को बदलते हुए भी देखा है। हम उस बदलाव को हर 10 साल में महसूस करते चले गए कि भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ता गया, बदलता गया। ये संघर्ष के वर्ष हैं। ये 100 अंग्रेजों से छुटकारे के भी वर्ष थे, 150 वर्ष। और वंदे मातरम उद्घोष रहा इस यात्रा में हमारा। भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार का आभार कि उन्होंने इस कालजयी गीत को भारत के मनों को नजदीक लाने का काम किया। कार्यक्रम होंगे, बच्चों को बताया जाएगा, उनके नजदीक आएगा, तो ये घर घर में पहुंचे, जन जन में पहुंचे। ऐसी सरकार ने कल्पना की, उसके लिए भी भारत की सरकार का बहुत बहुत आभार। सरकार यहां तक कहां रुकी? फिर सरकार ने तय किया कि वंदे मातरम पर चर्चा संसद में भी होनी चाहिए। और हम में से बहुत से लोगों ने देखी होगी संसद में जो वंदे मातरम पर चर्चा हुई, दोनों सदनों में चर्चा हुई, पूरे देश ने टकटकी लगाकर उसको सुना। न जाने ऐसे कितने प्रसंग और इतनी घटनाएं जो आई जो हमको मालूम भी नहीं थी। जो लोग मानते हैं कि हम वंदे मातरम और उसके आसपास होने वाली क्रांति को जानते हैं, वो भी बहुत सारी घटनाओं को नहीं जानते थे।
देश की पार्लियामेंट में वो 2-3 दिन जो थे, वो देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को जगाने के लिए, चेतना लाने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुए। मैं भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कोट करूंगा। उन्होंने कहा कि जब वंदे मातरम को जब 50 वर्ष हुए, तब देश गुलामी में जीने को मजबूर था। मजबूरी थी हमारी 1925, पहला माइलस्टोन। जब वंदे मातरम 50 वर्ष का हुआ तो देश गुलामी में रहने के लिए मजबूर था। जब वंदे मातरम को 100 साल हुए, तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था 1975। डेमोक्रेटिक राइट्स का क्या हुआ, सरकार के द्वारा किए गए अत्याचारों का क्या हुआ, तो वंदे मातरम की कौन चिंता करता। आज 150 वर्ष होने पर एक अवसर है कि यह हम सबकी प्रेरणा बने और हम सबकी ऊर्जा बने और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की शक्ति और दृष्टि देगा वंदे मातरम। अनकोट। बिल्कुल सही कहा प्रधानमंत्री जी ने। 50 वर्ष पे क्या हुआ, 75 वर्ष पे क्या हुआ, 100 वर्ष पे क्या हुआ और फिर 150 वर्ष आज। आप यही माइलस्टोन देख लीजिए ना कि भारत कितनी तेजी से अच्छे से बदल रहा है। तो पहला प्रश्न आता है कि अभी हमने वंदे मातरम गाया कि क्या हम वंदे मातरम गाते हैं। फिर दूसरा आता है कि कितना गाते हैं। लेकिन इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या हम वंदे मातरम को जीते भी हैं। अगर भारत को आगे बढ़ना है, अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनना है, जो बनेगा वो तब होगा जब वंदे मातरम की भावना को ये भारत के बच्चे, भारत का समाज, भारत के लोग जिएंगे। उसका क्या मतलब है, मैं उस पर आता हूं अभी। श्री विश्वनाथ मुखर्जी ने, एक लेखक हैं, उन्होंने 1979 में एक पुस्तक लिखी, वंदे मातरम का इतिहास। बहुत रिसर्च करके लिखी। उस समय वंदे मातरम 1975 में, ऐसा मानिए 50 वर्ष का, 1975 में 100 वर्ष का हुआ। तो उन्होंने रिसर्च करके किताब लिखी। तो वो लिखते हैं कि 1971 में हिंदी के साप्ताहिक धर्मयुग में संपादक के नाम पत्र लिखा श्री बालकवि बैरागी ने कि अब वंदे मातरम 100 वर्ष का होने वाला है, तो उसके आयोजन हमें करना चाहिए जैसे आज भारत की सरकार कर रही है। ऐसा उन्होंने तब सोचा कि ये भारत के मन मन में पहुंचाना चाहिए। बालकवि बैरागी ने धर्मयुग में लिखा। तब तक ठीक से लोगों को पता भी नहीं था कि किस साल में वंदे मातरम लिखा गया। कई हिंदी विद्वानों से पूछा पर उनको जानकारी नहीं थी इसकी। बहुत सारे इतिहासकारों से पूछा तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, क्योंकि वो हमारी प्रायोरिटी में था ही नहीं। श्री विश्वनाथ मुखर्जी लिखते हैं, मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूं, कि सन 1972 की कौन कहे, जब 1975 भी प्रारंभ हुआ पर सरकार को कहीं वंदे मातरम का नारा तक सरकार में लगा नहीं। सरकार ने लगाया नहीं, भारत ने लगाया नहीं। इमरजेंसी थी, ऐसा कह सकते हैं। देश में आपातकाल था, सरकार का ध्यान लोगों को प्रताड़ित करने में था। लेकिन जो प्रताड़ित हो रहे थे वो वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। वंदे मातरम उनको प्रेरणा दे रहा था जो प्रताड़ित हो रहे थे उस समय भी। लेखक लिखते हैं कि अपनी शोध यात्रा समाप्त करते समय 1976 आ गया। तब हमने तय किया कि चलो 100 वर्ष हो गया, इसका एक उत्सव तो मनाना चाहिए। तो उन्होंने भारत की सरकार को लिखा, उत्तर प्रदेश की सरकार को लिखा, पर किसी ने कोई खास रुचि ली नहीं। वो लिखते हैं कि इसके बाद हम बंगाल के 2 वरिष्ठ मंत्रियों के पास गए और उनको कहा कि इसकी रचना तो बंगाल से हुई, कम से कम बंगाल के अंदर तो हमको मनाना चाहिए, आप हमारे को सहयोग दें। बंगाल सरकार ने भी कोई खास सहयोग देने, ऐसे ही चला गया वो भी। उन्होंने कोई खास उत्साह दिखाया नहीं। तब इन्होंने सोचा, उस ग्रुप ने सोचा कि हम वाराणसी के अंदर कम से कम एक उत्सव मनाते हैं इसका, जहां वंदे मातरम की जन्म शताब्दी मनाई जा सके। क्योंकि वाराणसी जो है वो एक अलग जगह रखता है भारत के लोगों के मनों में, वाराणसी शहर। सौभाग्य से उत्तर प्रदेश के उस समय के तत्कालीन खेल और जेल मंत्री ने सहयोग किया। उनके सहयोग से थोड़ा भारत सरकार और उस समय की उत्तर प्रदेश की सरकार ने थोड़ा सहयोग किया और एक कार्यक्रम बनारस में मनाया गया। पर सोचिए
स्वतंत्र भारत में वंदे मातरम के उत्सव के लिए इतनी उदासीनता थी क्यों? यह भी तो एक प्रश्न है। क्या हम ऐसा सोच सकते हैं, क्या कारण थे? आज 150 वर्ष बाद, जब वंदे मातरम 150 वर्ष का हो गया, आज समय है इस पे भी सोचने का और रिसर्च करने का कि ऐसा क्यों था, ये उदासीनता थी क्यों, प्रायोरिटी क्यों नहीं थी। जिस गीत ने देश को प्रेरणा दी, आगे बढ़ाने का काम किया, स्वतंत्रता में अपनी भूमिका निभाई, उसके प्रति ऐसी उदासीनता क्यों थी? क्या इस पर रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है? मैं मानता हूं कि इसकी आवश्यकता है और यह हमारी जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है विश्वविद्यालयों की। इसीलिए हम वंदे मातरम को 150 वर्ष मनाने को एक आम सरकारी कार्यक्रम की तरह नहीं समझना चाहिए। हमें सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हम वो पीढ़ी है कि 150 वर्ष हमारे समय में आए हैं और हम उसको मनाने के लिए नई नई चीजें सीखने का काम कर रहे हैं, चाहे संसद के माध्यम से, चाहे अखबारों में लेखों के माध्यम से, चाहे कार्यक्रमों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से। पर वंदे मातरम का भाव है जो वो समझने की आवश्यकता है। और वंदे मातरम का प्रेरणा स्रोत है रामायण का एक प्रसिद्ध श्लोक, जो प्रेरणा है, मूल प्रेरणा वंदे मातरम की रामायण का वो प्रसिद्ध श्लोक है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। ऐसा प्रसंग आता है कि जब भगवान राम ने लंका पे विजय की, तो उनके सलाहकारों में से कुछ लोगों ने कहा कि लंका अपने पास ही रख लेते हैं। तब भगवान ने कहा कि नहीं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यह भूमि केवल भूगोल नहीं है, यह संस्कृति, संघर्ष, संस्कार और संकल्प का जीवंत रूप है। क्या भारत को इसका एहसास है? क्या भारत के लोगों को इसका एहसास है? इस पर सोचने की आवश्यकता है। भारत के प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर जो अपना व्याख्यान दिया, उसमें उन्होंने कुछ पंक्तियां बोली थी, मैं उसको कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा, जो वंदे मातरम के महत्व को भी दर्शाती हैं। वो कहते हैं, मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मोद में, मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मोद में, स्वार्थ का बलिदान है यह शब्द वंदे मातरम, स्वार्थ का बलिदान है ये शब्द वंदे मातरम, है संजीवन मंत्र भी यह विश्व विजयी मंत्र भी, शक्ति का आह्वान है ये शब्द वंदे मातरम। उष्ण शोणित से लिखो, उष्ण शोणित से लिखो, वक्षस्थली को चीर कर, वीर का अभिमान है यह शब्द वंदे मातरम। ये वंदे मातरम है। एक और गीत की कुछ पंक्तियां हैं वंदे मातरम के लिए, मैं पिछले दिनों जहां भी बोला हूं उसको कोट किया है, कि राष्ट्र की चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्र की चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, राम के वनवास का है काव्य वंदे मातरम, दिव्य गीता ज्ञान का संगीत वंदे मातरम, हल्दी घाटी के कणों में व्याप्त वंदे मातरम, दिव्य जौहर ज्वाल का है तेज वंदे मातरम, वीरों के बलिदान का हुंकार वंदे मातरम, जन जन के हर कंठ का हो गान वंदे मातरम, अरिदल थर थर कांपे सुनकर नाद वंदे मातरम, अरिदल शत्रुदल, अरिदल थर थर कांपे सुनकर नाद वंदे मातरम, राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, देश की स्वाधीनता का मान वंदे मातरम, देश की स्वाधीनता का मान वंदे मातरम, राष्ट्र प्रेम की भावना है वंदे मातरम, और राष्ट्रभक्ति का मंत्र है ये वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 7 नवंबर 1875 को लिखा। ये कालखंड बहुत इंपॉर्टेंट है। 1875 को लिखा और 1882 में आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। यह भी ठीक है कि यह संस्कृत बंगाली में रचित है। वो कालखंड सोचिए ना, 1857 की क्रांति हो चुकी थी और ब्रिटिश राज भारत में जम चुका था, वो समय था वो। और ब्रिटिश अपना जो गीत है उसको जमाने में भी लगे हुए थे, उसको पुश कर रहे थे सब जगह। वो क्या था? गॉड सेव द क्वीन, गॉड सेव द क्वीन, उसको जमाने पे काम चल रहा था। स्कूलों में गाया जाता था,
कॉलेजेस में गाया जाता था, कार्यक्रमों में गाया जाता था, गॉड सेव द क्वीन। वो शासक थे, अपने हिसाब से कर रहे थे। ऐसे समय में जो भारत की दुर्दशा, दुख और अपमान का समय था, बहुत खराब समय था वो 50 साल का। आत्मविश्वास भारत का धरातल पे था। ऐसे समय में ऐसा प्रेरणा और चेतना का गीत लिखना हर एक के बस में नहीं है। हर एक सोचता है मैं पॉलिटिकली करेक्ट रहूं, मेरे को क्या पंगे में पड़ना है बिना बात के। पॉलिटिकली करेक्ट रहूं कि हमारी बात का ऐसे भी मतलब निकाला जा सके, वैसे भी मतलब निकाला जा सके। ऐसे समय में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का ये गीत लिखना, आज उनका बहुत बहुत अभिनंदन इसके लिए। ये कृतज्ञ राष्ट्र ऐसे अपने राष्ट्र कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का हृदय से नमन करता है कि उन्होंने भारत को जगाने और उठाने का काम किया और घोषणा करी कि भारत जाग रहा है। 1891-92 की घटना है, तो उनकी बेटी ने कहा उनको कि आपने ये वंदे मातरम लिखा है, न तो इसको कोई गाता है, ना इसको कोई मानता है, ना इससे कुछ होता है, और आप बड़े आशावान हो कि ये कुछ करेगा। तो उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि हो सकता है कि मेरे जीवन में न कर पाए, पर अगले 50 वर्ष में भारत को जगाने का, उठाने का काम ये गीत करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। खैर बंकिम बाबू तो रहे नहीं उसके बाद में, उन्होंने इसके उत्थान को अपने जीवन में नहीं देखा, लेकिन लिखते हुए उनको मालूम था कि मैं जो कर रहा हूं ये देश की आवश्यकता है। इसीलिए हमको भी ये सोचते हुए करना चाहिए कोई भी काम कि हमारे देश की क्या आवश्यकता है, उस हिसाब से किया। पहली बार इसका उद्घोष नजर आया 1905 में। वंदे मातरम का पहला उद्घोष नजर आया, जो सबको नजर आया। पहले ठीक है, आपको बहुत घटनाएं उससे पहले मिल जाएंगी कि वहां गीत गाया गया, वहां गीत गाया गया, नहीं। देश को जगाने के लिए इसका पहला उद्घोष 1905 में हुआ, जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया। यह गीत क्रांति की जननी बन गया, क्रांति का वंदे मातरम जयघोष बन गया, और इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि अंग्रेजों ने एक हिस्से पे, जो बंगाल के 2 हिस्से किए, तो एक हिस्से पर इसको प्रतिबंध लगाया। यह गीत क्रांति की ज्वाला बना और सैकड़ों क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम का नारा लगाते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। ऐसे न जाने कितने क्रांतिकारी अंग्रेजों ने। मैं 1905 को बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत 1905 में बहुत कुछ बदला भारत के अंदर। जुलाई 1905 को बंगाल में रिलीजन के आधार पर बंटवारा किया बंगाल का। हिंदू मेजॉरिटी एरिया और मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया। वॉइस रहे थे लॉर्ड कर्जन। जगह जगह इसका विरोध हुआ, बंगाल के अंदर हुआ। जिसने भी विरोध किया उसने बोला वंदे मातरम। अंग्रेजों को डराने के लिए भी यूज हुआ वंदे मातरम, अंग्रेजों को चिढ़ाने के लिए भी यूज हुआ वंदे मातरम, और उन्होंने प्रतिबंध भी लगाया। तो केवल ये बंगाल के अंदर विरोध नहीं हुआ, ये पंजाब में भी हुआ, ये उत्तर प्रदेश में भी हुआ, ये बिहार में भी हुआ, ये गुजरात में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ, दक्षिण भारत में भी हुआ। पूरा देश खड़ा हो गया कि हम हिंदू मेजॉरिटी एंड मुस्लिम मेजॉरिटी, धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर बंटवारा स्वीकार नहीं करेंगे। और इतना प्रेशर बना इससे कि 1911 में, पहले तो अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि भैया अब जो है कलकत्ता से राजधानी नहीं चला सकते, तो उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव स्पेस ढूंढने की कोशिश करी। इसी प्रोसेस में लॉर्ड कर्जन खर्च हो गए, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। ब्रिटिश राज ने सोचा भी नहीं था कि एक निर्णय और इतना विरोध देश में होगा कि देश मानने को तैयार नहीं, रिलीजन के आधार पर बंटवारा होगा। 1911 दिसंबर 12 दिसंबर 1911 को 2 घोषणाएं हुई दिल्ली में। दिल्ली दरबार था, 2 घोषणाएं हुई। पहली घोषणा हुई कि अब से कलकत्ता से कैपिटल दिल्ली आएगी, दिल्ली से चलेगा ब्रिटिश राज। और आज जो दिल्ली विश्वविद्यालय जहां से चलता है, वहां से ब्रिटिश राज चलना शुरू हुआ। उसी दिन दूसरी घोषणा हुई कि बंगाल का जो विभाजन है उसको निरस्त किया जाता है, अब से बंगाल एक होगा। लेकिन वो डर गए कि एक कर देंगे तो उसके बाद राज कलकत्ता से नहीं चला सकते। ये बंगाल तो हमारा क्रांति की भूमि है, वीरों की भूमि है बंगाल। बंगाल बहुत समझदार और पढ़े लिखों की भूमि रही।
इतिहासकारों की भूमि रही, लेखकों की भूमि रही, कवियों की भूमि रही बंगाल। वहां से नहीं चला सकते, वो दिल्ली आ गए। पर एक बात तो सोचो, 1947 में भारत का बंटवारा हुआ रिलीजन के आधार पर। भारत का बंटवारा हुआ रिलीजन के आधार पर, हिंदू मेजॉरिटी एरिया एंड मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, सेम कॉन्सेप्ट। उसी आधार पर बंगाल का भी बंटवारा हुआ 1905 में जो हुआ था। इसके साथ साथ पंजाब का बंटवारा और हो गया 1947 में, रिलीजन के आधार पर हुआ, बिना विरोध के हो गया। जो देश पूरा खड़ा हो गया 1905 में बंटवारे के खिलाफ, ऐसा हुआ क्या इन 36 साल के अंदर कि पूरे देश का बंटवारा हो गया, हमेशा के लिए हो गया, बंगाल का भी हो गया, पंजाब का एक्स्ट्रा हो गया बंटवारा, और पूरे देश में कोई विरोध नहीं हुआ। आज इस पे सोचने का, उन कारणों को सोचने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हुआ। जो भारत का मन तैयार नहीं था एक राज्य के बंटवारे के लिए, वो देश के बंटवारे के लिए तैयार हो गया, बिना विरोध के तैयार हो गया, आसानी से तैयार हो गया। 1937 में जब कांग्रेस ने तय किया कि इसके 2 स्टैंजा गाए जाएंगे। क्यों गाए जाएंगे 2 स्टैंजा? वो जो सोच थी, जो इसका विरोध कर रही थी, उस सोच के आगे जब आपने घुटने टेक दिए, तो 47 में आपने और ज्यादा घुटने टेक दिए देश के लिए। किसने अधिकार दिया था आपको ये घुटने टेकने का? ये जो सोच है, वो जिन्ना की जो सोच, वो जो मुस्लिम लीग की जो सोच, जिसके आगे घुटने टेके भारत ने, 37 में टेके और फिर 47 के अंदर टेक दिए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि कहीं वो परिस्थितियों का निर्माण दोबारा ना हो जाए। इसलिए वंदे मातरम को याद करने की आवश्यकता है। अगर वंदे मातरम 37 में न कटा होता, हमने न तय किया होता, उस समय हमने रेजिस्टेंस दे दी होती इसको, तो 47 में भी रेजिस्टेंस आती इसकी। मेरा ऐसा पूरा विश्वास है कि 47 में भी रेजिस्टेंस आती। ऐसा क्या भारत के मन कलुषित हो गए, आसानी से हम मान गए बंटवारे को? कुछ लोगों के एक्सेप्ट करने से देश का बंटवारा हमने माना। इस सोच को याद करने का दिन है आज। वंदे मातरम का उद्घोष यहीं तक नहीं रुका था 1905 में। बार बार 1905 पे वापस आता हूं, ये तो मैं 47 तक ले गया, वापस 5 पे आता हूं। ये उद्घोष जो था, ये लंदन तक भी पहुंचा। एक अनसंग क्रांतिकारी हैं देश के, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 के अंदर 3 निर्णय लिए। देश का बच्चा था वो, लंदन में रहते थे। पहला उन्होंने क्या किया, 1905 में ही परचेज्ड ए प्रॉपर्टी एट 65 क्रॉमवेल एवेन्यू, हाईगेट, लंदन। यहां पर उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी और उस भवन का नाम रखा इंडिया हाउस। भारत से जो भी पढ़ने आएगा, भारत से जो भी अच्छे बच्चे आएंगे, उनको प्रेरणा देने का और उनको जगह देने का काम ये इंडिया हाउस ने करना शुरू किया 1905 के अंदर। कौन सा ऐसा क्रांतिकारी जो लंदन गया और इंडिया हाउस नहीं गया? लाला हरदयाल से लेकर स्वतंत्र वीर सावरकर तक, मदन लाल ठींगरा तक, ऊधम सिंह तक, आप नाम लेते चलिए, आपको मिलेंगे। वो स्थापना करी। दूसरा क्या किया, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना करी। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना करी 1905 में। यह वंदे मातरम का इंपैक्ट लंदन तक जब गया। और तीसरा, उसी व्यक्ति ने द इंडियन सोशलिस्ट वीकली न्यूज़पेपर लंदन से शुरू कराया। अब ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी 3 एक्टिविटी शुरू करेगा तो ब्रिटिश राज को नजर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। कुछ साल में लगने लगा कि ये ब्रिटिश राज इनको गिरफ्तार करेगा और इनको तकलीफ होगी, तो सबने कहा कि आपको अब लंदन छोड़ देना चाहिए। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने उस समय विनायक दामोदर सावरकर को इंचार्ज बनाया इंडिया हाउस का, और वो पेरिस चले गए। और पेरिस के बाद में वो थोड़े दिनों बाद जेनेवा चले गए। इकतीस मार्च 1930 को
जेनेवा के हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हुई। क्या विलक्षण व्यक्तित्व होगा श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा। सेंट जॉर्ज सिमेट्री में उन्होंने अपनी अस्थियां रखवाकर 100 वर्ष के लिए रखवाई, अपनी भी रखवाई और अपनी पत्नी के लिए भी विल करी। और उन्होंने अंतिम इच्छा क्या रखी कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी अस्थियां स्वतंत्र भारत की धरती पर ले जाई जाएं। मेरी मृत्यु के बाद मेरी अस्थियां स्वतंत्र भारत की धरती पर ले जाई जाएं। आजाद भारत में कोई लेने आएगा उसको, आजाद भारत से कोई लेने आएगा। लेकिन भारत को तो सोने की आदत है। भारत तो फिर सो गया, वो वंदे मातरम भी भूल गया। उसे कहां श्यामजी कृष्ण वर्मा याद रहने थे। अस्थियां तो वहीं सिमेट्री में रह गई पड़ी हुई। जिस देश को 20 साल बाद सोने की आदत हो हर 20-25 साल में, तो आक्रमण उस पर क्यों नहीं होगा। 800 वर्ष की गुलामी भुगती है भारत ने, कोई तो कमी हमारे अंदर भी होगी। 150 वर्ष वंदे मातरम के उन कमियों को खोजने का भी अवसर देता है हमको कि वो कमियां खोजनी चाहिए। सब अच्छा है कहने से नहीं बनेगा। वो कमी राष्ट्र प्रेम की थी, वो कमी राष्ट्रीय चरित्र की थी। अगर 2000, 5000, 20,000, 50,000, 70,000 लोगों से हम युद्ध हार गए तो क्यों हार गए। सारे देश ने मिलकर उसका प्रतिकार क्यों नहीं किया। 300 BC में जो चाणक्य भाग रहे थे देश को एक करने के लिए, जब हम बार बार युद्ध हारे तो तब भी तो यही परिस्थिति थी। इस पर काम हुआ क्यों नहीं देश के अंदर। वंदे मातरम ने 1905 में देश को जगाया, लेकिन 47 में आपने उसको काट दिया, तो वो मनों से निकला तो बंटवारा वहां हो गया हमारा। लेकिन अच्छी बात क्या हुई कि 22 अगस्त 2003 को 56 वर्ष बाद उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो अस्थियों को स्विट्जरलैंड सरकार से बातचीत करके भारत लाया गया और मांडवी में भव्य मेमोरियल बना श्यामजी कृष्ण वर्मा का। और कच्छ यूनिवर्सिटी जो वहाँ की स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसका नाम श्यामजी कृष्ण वर्मा के नाम पे रहा। ये फर्क पड़ता है भाव बदलने से और व्यक्ति बदलने से। अरे हम भूले पड़े थे, ऐसे न जाने कितने श्यामजी कृष्ण वर्माओं का जो बलिदान है वो कहीं लिखा गया और कहीं नहीं लिखा गया। उनसे प्रेरणा लेने का भी दिन है, ये काम करता है ये वंदे मातरम। अब वंदे मातरम में क्या है, सुजलाम सुफलाम मलय जय शीतलाम सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। इस गीत को हमको समझने की जरूरत है और हम सभी को अपने जीवन में इसका ध्येय वाक्य बनाएं, ऐसा चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ये हमारा ध्येय वाक्य होना चाहिए। इसीलिए 150 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार ने तय किया कि इसको जन जन तक और घर घर तक पहुंचाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, भारत ने आपको अपने सुजल और सुफल से सींचा है। सुजल होता है अच्छा जल, सुफल होता है अच्छा फल, ताकि आप जैसे, ये मैं उसकी ट्रांसलेशन बता रहा हूं, सुजलाम सुफलाम, अपने अच्छे जल से अच्छे फल से सींचा है कि आप नई पौध शस्य श्यामला बनकर, जब पौध मतलब फसल पकती है तो श्याम रंग की हो जाती है, शस्य श्यामला बनकर देश को परिपक्वता से जितनी ऊंचाइयों पर ले जाएं उतनी ही गहराइयों में भी जाएं, क्योंकि संस्कार विहीन व्यक्ति देश का नेतृत्व लंबे समय कर नहीं सकते। अगर पेड़ को ऊंचा रहना है और स्थायी रहना है तो गहरा भी होना होगा, नहीं तो वो तूफान झेल नहीं पाएगा। हर तूफानों से गहराई बचाती है, तो ऊंचाई जितनी जरूरी है उतनी ही गहराई जरूरी है। और याद रखना, भारत तो बदलना शुरू हुआ है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि जो इमारत जितनी ऊंची होती है उतनी खतरे में होती है। हमारे खतरे अब बढ़ने शुरू होंगे जब $4 ट्रिलियन से हम ऊपर आए हैं। अब तो हमारी खतरों की यात्रा फिर से शुरू होनी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि विकसित भारत भारत के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले भी तो भारत विकसित था। उस समय के जो भी मापदंड थे, नापदंड थे, उसमें हम विकसित ही तो थे। तभी तो आक्रमण होते थे, थोड़े थोड़े लुटेरे लूट कर चले गए इस देश को। विकसित थे, देश की एकता को संभाल नहीं पाए। ऐसा दोबारा ना हो जाए, इसकी चिंता करता है ये वंदे मातरम कि ये दोबारा ना हो जाए। हम सबको ऐसा समझने की जरूरत है, क्योंकि वंदे मातरम का भाव है सुख का, संपदा का, आनंद का, समृद्धि का, संपन्नता का। ये सब जब आता है तो देश पे खतरे अलग तरह के आते हैं।
अभी सोमनाथ के मंदिर का प्रकरण आया कि 1000 वर्ष हो गए उसको, तो सुख का ही तो काल था वो। सुख का था, संपदा का था, आनंद का था, समृद्धि का था, संपन्नता का था देश का। तो जो जीवन को सुहासनी अर्थात सुहास और सुखदाम अर्थात सुख की ओर ले जाने वाला है, इसमें भारत की संस्कृति और संस्कार का समावेश है। 150 वर्ष से यह हमें हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार करता है और आगे भी करता रहेगा। राष्ट्रभक्ति के गीतों में वंदे मातरम का प्रयोग होता ही है। आप में से बहुत सारे लोगों ने एक फिल्म देखी होगी, जागृति। उसका एक गीत है कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी उस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम। यानी जब भी राष्ट्रभक्ति की बात होगी, राष्ट्र प्रेम की बात होगी, तो वंदे मातरम याद आएगा ही। पृथ्वीराज कपूर ने एक्ट किया था एक फिल्म में, आनंद मठ। मैं जहां भी जा रहा हूं वहां कह रहा हूं सबको कि आनंद मठ यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप उसे देखिए। कॉलेज भी स्क्रीनिंग कराए उसकी, और जो मेरे बच्चे बैठे हैं और सब लोग, हम सब बच्चे ही हैं इस देश के, ये फिल्म जरूर देखिए आनंद मठ। आप देखेंगे कैसा कालखंड था वो। 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी और अब 21वीं शताब्दी। 21वीं शताब्दी बेहतर है 19वीं से, 19वीं से बेहतर थी 18वीं से। क्या कितना परेशानी का वो काल था जो आनंद मठ में दिखाया गया। फिल्म जरूर देखिए और कॉलेज को दिखाने का काम करे। एक गिरिराज व्यास जी की कुछ पंक्तियां कोट करूंगा कि रक्त चढ़ा संतानें करती भारत भू को वंदे मातरम, निज जीवन करते जो अर्पण उनसे सीखा वंदे मातरम, सीमा पर जो शीश चढ़ाते बारूदों पर कदम बढ़ाते, मातृभूमि ही है जिनका धर्म उनसे सीखा वंदे मातरम। ये कालजयी गीत है। इसमें है भारत के प्राण, एकता का आधार, राष्ट्र प्रेम को बढ़ाने वाला है, राष्ट्र का प्रतीक है, ये सबका है, ये हमारा है, ये अपना है। अगले 150 वर्ष भी ये भारत को प्रेरणा और चेतना देता रहेगा। इसे कंठस्थ करें और समझें और जिएं, यही अपेक्षा है। ये भाव है राष्ट्र प्रेम का, ये भाव है कर्तव्य का, ये भाव है संस्कृति का, ये भाव है संस्कार का, ये भाव है भारत की चिंता करने का। 75 वर्ष की एक बहुत उपलब्धि है भारत की। आपको मालूम है जब से हम आज़ाद हुए हैं कि अपनी चिंता करने वाले देश में बढ़ गए, देश की चिंता करने वाले कम हो गए। हर एक को चिंता अपनी अपनी है। अरे ये देश नहीं रहेगा तो हमारा क्या होगा। एक और बात, जब इसका कई बार लोग विरोध करते हैं, उस समय भी कई नेताओं ने किया कि ये बहुत संस्कृतनिष्ठ बंगाली में, ये बहुत बात चली संस्कृत मुश्किल है। मुश्किल आसान तो कुछ होता नहीं, जो प्रैक्टिस करोगे वो आसान हो जाता है। जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर पार्लियामेंट के अंदर, उस समय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी डिबेट हो रही थी, उस समय बहुत सारे ऐसे प्रांत थे जिनकी हिंदी मातृभाषा नहीं है। वो चाहते थे कि देश को संस्कृतनिष्ठ हिंदी राष्ट्रभाषा हो, और हिंदी भाषी प्रदेशों ने उसका विरोध किया। उस समय जो लोग उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते थे, बिहार को रिप्रेजेंट करते थे, मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करते थे, उनके बहुत सारे लोगों ने संस्कृतनिष्ठ हिंदी के विरोध में वोट दिया। ये जो सोच है, अगर आपको बंगाली भी संस्कृतनिष्ठ अच्छी नहीं लगती, हिंदी भी संस्कृतनिष्ठ अच्छी नहीं लगती है, तो सोचो तो सही ना, आपको अच्छा क्या लगता है और क्यों लगता है। इसीलिए मैं कहता हूं ध्यान रखना कि राष्ट्र की भाषा व्यापार की भाषा नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया। और राष्ट्र की भाषा व्यापार की भाषा नहीं हो सकती। जो राष्ट्र अपने मूल कर्तव्यों को बाजार के हवाले कर देता है, दोबारा बोलूंगा, जो राष्ट्र अपने मूल कर्तव्यों को बाजार के हवाले कर देता है, वह धीरे धीरे राष्ट्र नहीं रहता, एक कंपनी बनकर रह जाता है। भारत का संस्कार और स्वभाव कंपनी का नहीं है। हम भारत को कंपनी नहीं बनाना चाहते, हम भारत को राष्ट्र रखना चाहते हैं, जो चिंता करे सबकी, जो दिखने में ही अच्छा नहीं हो, वास्तव में अच्छा हो, स्वभाव से अच्छा हो। और भारत का ऐसा स्वभाव है, और वही इसको मजबूत बनाने का, इसी स्वभाव को मजबूत बनाने का काम करता है वंदे मातरम। यही अपेक्षा है इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजन करने की, कि राष्ट्र प्रेम का भाव बढ़े। यही सब हमसे अपेक्षा करते हैं, क्योंकि 47 तक हमारी चुनौतियां बहुत बढ़ेंगी।
और आज जो पीढ़ी विश्वविद्यालयों में है, आप सब हैं, आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ती है, क्योंकि हमारी पीढ़ी का काम था इस देश को आगे बढ़ाने में मदद करना, कर भी रही है, सब कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, आगे बढ़ भी रहा है और शायद वहाँ तक ये लेके भी जाएंगे, लेकिन उससे आगे की ये पीढ़ी तो नहीं जाएगी ना लेके आगे। वो तो ये जो पीढ़ी आज विश्वविद्यालय में है, ये 47 में बड़ी बड़ी पोजीशंस पे होगी। आज इसके मन अच्छे होंगे, इस राष्ट्र प्रेम से भरे होंगे, तो ये देश को स्थायित्व देंगे 47 के बाद अगले 50 वर्ष। उसके सीट्स डालने का काम करता है ये। आज प्राध्यापकों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आपसे अपील करता हूं, जितने टीचर्स हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के भी, हम कुछ उदाहरण तो बने ना। बहुत बड़ा दायित्व है हमारे पास कि जो नई पीढ़ी है विश्वविद्यालय में, इसको तैयार करें, उसके मन ऐसे हो कि जो देश की तरफ आंख उठाता है तो देश प्रतिकार करे, ये ना सोचे कि मुझे क्या फर्क पड़ता है। इस भाव को हटाए, ये प्राध्यापकों का काम है, विश्वविद्यालयों का, कॉलेजेस का काम है। हमको इससे इतनी प्रेरणा लेनी चाहिए। हम अपने मनों को ठीक करेंगे तो हमारे स्टूडेंट्स का भी मन ठीक होगा, और क्योंकि उन्होंने देश का आगे नेतृत्व करना है, 1940 से लेके आगे तक अगले 50 वर्ष लेके जाएगी ये पीढ़ी। आज जो स्कूलों में है और विश्वविद्यालयों में है, बहुत बड़ी भूमिका है। अब फिर से वंदे मातरम ने पहले 1905 में भी देश को जगाया था, आज 2026 में भी देश को जगाने का काम कर रहा है। ऐसा कालजयी गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन।